आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। ये एक ब्रांच है मैकेनिक्स आपके पास साइंस की, जो स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ मैटर व्हेन इट मूव। टू टाइप्स के आपके मैकेनिक्स होते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में मैक्रो सिस्टम को अप्लाई करते हैं, मैक्रो सिस्टम को अप्लाई करेंगे। फिर मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लेंगे, जिसमें हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो इसमें जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास है, जो उसकी स्पीड होती है वो उसकी लेस देन होती है किससे, स्पीड ऑफ लाइट। जो एनर्जी थी आपके पास इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रॉन की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और इंडिपेंडेंट किस पे थी, फ्रीक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट थी। फिर हम लेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लेते हैं माइक्रो सिस्टम पे अप्लाई करते हैं। इसमें हम क्या लेंगे, एक तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फेल्यूर पॉइंट्स आते हैं हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स के। फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास ये एप्लीकेबल लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स पे है, बट स्मॉल पार्टिकल्स पे ये अप्लाई नहीं किया जाता। किस पे है, मैक्रो सिस्टम पे अप्लाई किया जाता है, माइक्रो सिस्टम पे अप्लाई नहीं किया जाता। सेकंड पॉइंट, ये एप्लीकेबल है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। ये हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली का कंसेप्ट, डुअल नेचर का कंसेप्ट हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाता, डज नॉट एक्सप्लेन विद द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, इट डज नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन पोजीशन एंड मोमेंटम। बट जब हम इसके एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होंगे, डिस्क्रीट वैल्यूज देंगे, डिस्क्रीट वैल्यूज। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटिन्यूसली होगी, बट डिसकंटिन्यूसली होगी किसकी फॉर्म में, पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटिन्यूसली but discontinuously पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, कंसेप्ट है जो क्वांटिटाइजेशन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्लासिकल मैकेनिक्स। कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपके पास, वो परफेक्ट एब्जॉर्बर या इमीटर ऑफ द रेडिएशन, तो उसकी जो एनर्जी है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी की। तो हमारे पास ये मैटर है, इस पे हमने एनर्जी फोल्ड करी, रेडिएशंस। कुछ रेडिएशंस हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, कुछ ट्रांसमिटेड हो जाएंगी, कुछ ये एब्जॉर्ब्ड कर लेगा। ठीक है। फिर हमारे पास अगर रेडिएशन हमने फोल्ड करवाई एक ब्लैकेंड मेटेलिक सरफेस पे, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड होगा आपके पास, क्योंकि हम उसको क्या करेंगे कि वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड हो जाए और रेडिएशंस वो परफेक्ट इमीटर ऑफ द रेडिएशंस होगा हमारे पास। एक हमने इसमें क्या ले लिया, एनी रेडिएशन एंटर करवाया हमने ब्लैक बॉडी,
एक स्मॉल होल इज रिफ्लेक्टेड, रिपीटली होता रहता है। हमने एक होलोस्फीयर ले लिया, इसमें स्मॉल होल में से हमने रेडिएशंस फॉल आउट करी, जब हमने इसमें री एब्जॉर्ब होते गए, रिफ्लेक्टेड होते गए, यहीं पे हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपके पास रिफ्लेक्ट होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ये हमारे पास कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, ये बल्ब है जो होलोस्फीयर है वो हीट जाएगा, हॉट हो जाएगा, वेरी हॉट। एट लो टेम्परेचर पे जो हमारे पास इमिटेड रेडिएशंस होंगी वो कहाँ होंगी, इंफ्रारेड रीजन में होंगी। अगर टेम्परेचर रेज्ड होगा तो वेवलेंथ है जो इमिटेड लाइट वो शिफ्ट कहाँ करेगा, ब्लू रीजन की तरफ शिफ्ट करेगा। तो इसका जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में, तो उसमें हम 4 कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास जब टेम्परेचर लो हो तो हमारे पास उसकी जो रेडिएशंस है, इमिटेड रेडिएशन, वो कहाँ पे होंगी, इंफ्रारेड रीजन में होंगी। ये हमारे पास है इंफ्रारेड रीजन, ये है विजिबल, ये है हमारे पास यूवी। ठीक है, जब हम इसको हाई टेम्परेचर रेज करेंगे तो वेवलेंथ इमिटेड कहाँ हो जाएंगे, हमारे पास यूवी रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जब एनर्जी रेडिएटेड हमारे पास मैक्सिमम हो तो हमारे पास वेवलेंथ भी मैक्सिमम होता है। कहना है का मीनिंग ये है, जिस पॉइंट पे आपके पास वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पे आपके पास एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सेकंड पॉइंट, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो लैम्डा एम डिक्रीज होता है और शिफ्ट कहां करता है, टूवर्ड्स लोअर वेवलेंथ की तरफ मूव करता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो ऑल वेवलेंथ्स है वो इंक्रीज करेगी टेम्परेचर, और किसके कारण से, एनर्जी कितनी इमिटेड हुई आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका पास यही कहता है कि देखिए, एट ए गिवन टेम्परेचर तो एनर्जी रेडिएटेड इज मैक्सिमम, पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम। अब जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं, ये आपका 3000 केल्विन, ये 4000 केल्विन, ये 5000 केल्विन, तो आप ये देखोगे कि जो आपकी लैम्डा मैक्सिमम है वो शिफ्ट कहाँ कर रही है, लोअर की तरफ शिफ्ट कर रही है। लैम्डा एम डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो लैम्डा मैक्सिमम आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और शार्प पीक आपके पास बनती जा रही है। और वेवलेंथ्स पे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एनर्जी है जो आपके पास रेडिएशन की वो इमिटेड होगी। अब ला जाते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के। फर्स्ट ला है हमारे पास स्टेफन बोल्ट्जमैन ला। उसमें क्या है कि जो एनर्जी है इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ई किसके इक्वल हो गया, सिग्मा टी की पावर 4। ये सिग्मा है, ये है स्टेफन्स कांस्टेंट, ये इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। सेकेंड हमारे पास आता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। जो हमारे पास वेवलेंथ है वो मैक्सिमम इमिटेशन हमारे पास ऑफ रेडिएशन by a black body is inversely proportional to its absolute temperature. तो लैम्डा मैक्सिमम इंटू में टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये वेंस ने शो किया था जब हमारे पास जो मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड होगी ई मैक्सिमम, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फिफ्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स, जो एक्सप्लेनेशन बाय क्लासिकल थ्योरी हुई थी हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट था वेंस कंट्रीब्यूशन। वेंस कंट्रीब्यूशन में हमने एज्यूम कर लिया जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है ऑसिलेटर्स, उनका जो मोलिकुलर साइज है उस पे बेस्ड है हमारे पास। तो एनर्जी ई लैम्डा
radiated per unit area per second at wavelength lambda can be given by the expression, क्या देगा, E lambda हमें क्या देगा, 8 pi hc by में lambda की पावर 5 e की पावर माइनस sc by kt lambda, जब हमारे पास लो वेवलेंथ हो। फिर आता है हमारे पास रिले जीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन। उसने क्या किया कि जो ब्लैक बॉडी है उसमें एज्यूम करा जो लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पे अप्लाई किया गया, तो उसमें जो इक्वी पार्टीशन एनर्जी है हमारे पास ऑसिलेटर की, वो किसके इक्वल हो जाती है, एवरेज एनर्जी के इक्वल हो जाती है। और एवरेज एनर्जी क्या होती है आपके पास, केटी। तो उसमें ई लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 पाई बाय लैम्डा की पावर 4 के टी। और जो ई लैम्डा वो है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड एट द वेव लेंथ लैम्डा। फिर आता है हमारे पास किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन। हमने एक दोनों बॉल को एब्जॉर्ब करवाएंगे और इमिट रेडिएशंस। हमने एक होलो स्फीयर ले लिया, क्लोज स्फीयर, उसमें एक ब्लैक बॉडी है, बॉल टाई कर दी, एक हमने उसमें व्हाइट बॉडी टाई कर दी। जब हमने इसमें रेडिएशंस फॉल आउट करवाई तो हमारे पास क्या होगा इसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारे पास। किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशंस में क्या है कि both the balls can also absorb and emit radiation. It is observed that both the balls attain the temperature of the enclosure. Their temperature remains constant so long as the enclosure is kept as a constant temperature. तो हमने फाइंड आउट किया कि बोथ जो दोनों बॉल्स है आपके पास वो परफेक्ट टेम्परेचर पे, ब्लैक बॉडी है जो वो गुड रेडिएटर है और गुड एब्जॉर्बर है, व्हाइट बॉल क्या है आपके पास, पुअर एब्जॉर्बर एंड पुअर रेडिएटर। बोथ द बॉल्स आर एट सेम टेम्परेचर पे हमने नोट किया। तो किसी भी टेम्परेचर पे जो रेशियो होगा इमिसिव पावर of the body, absorptive power is constant. Emissive power of a body, absorptive power of the body इंडिपेंडेंट होगी नेचर ऑफ द बॉडी पे, और किसके इक्वल होगी, इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। ये एक्सप्रेशन हमें वेरीफाई आउट करना है। देखिए, लेट हमने थीटा अमाउंट ऑफ हीट, हमने थीटा मान लिया, अमाउंट ऑफ द रेडिएशन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड ऑन ए बॉडी, और ए एस है हमारे पास क्या है, एब्जॉर्ब्ड पावर है ऑफ द सरफेस की। तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन कितनी एब्जॉर्ब्ड हो गई है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय द बॉडी, तो वो हो गया ए एस इंटू में थीटा। अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय द बॉडी कितना हो गया आपके पास, ई एस। अब बॉडी आपके पास अटेन्स थर्मल इक्विलिब्रियम विद द एनक्लोजर है, तो देन क्या होगा, अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द सरफेस इक्वल टू अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। इमिसिव पावर कितनी है, ई एस, और अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कितना आया, ए एस इंटू में थीटा। फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो तो उसमें एब्जॉर्प्शन जो होगी हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल, और ई एस की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ई बी। तो हमारे पास जो पावर आई ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो क्या आएगी, ई बी इक्वल टू थीटा। अब ईबी की वैल्यू थीटा आ गई, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, ईबी, तो इसमें हम यहाँ पे
पुट करवा देंगे। ES इक्वल टू AS, थीटा की वैल्यू क्या आई थी EB, तो ES अपॉन में AS इक्वल टू EB। कहती हूँ उसके जो ES है वो क्या है, एनर्जी इमिटेड बाय सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और जो AS है वो फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और जो EB है वो है आपके पास इमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी।